हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव बिजनेस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखते हैं, जीए जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के। ठीक, ये जो क्वेश्चंस हैं अभी बीपीएससी और एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक, ताकि आप जो है अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएं। और यहाँ पर जो है आपको करेंट अफेयर्स, जीएस और जीएस तीनों मिलाकर दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो है वेटेज होते हैं करेंट अफेयर्स के भी, जीएस जीए। ठीक, तो आप लोग जो है लेसन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंप्लीट देखने के बाद ये लगे कि ये लेसन, ये चैनल आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये है हमारा डे 7 और डे 1 टू डे 6 जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द बिजनेस अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा जीए जीएस प्लस करेंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, एसएससी एंड एनटीपीसी। वहां पे आपको वो लेसन ऐड कर दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर लेसन को देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डे 7 में क्या है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का ज्ञान किस प्रसिद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं महावस्तु, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र या फिर अंगुत्तर निकाय। तो देखिए, यहाँ पर जो है महावस्तु, ये बौद्ध लिटरेचर है, यानी कि बौद्ध साहित्य है। ठीक, अगर हम जाएं भगवती सूत्र पर तो ये जैन लिटरेचर है, यानी कि जैन साहित्य है। अर्थशास्त्र जो है ये आपका कौटिल्य के द्वारा जो है सारे स्टेट्स के बारे में बताया गया है। ठीक, और जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध लिटरेचर है, यानी कि बौद्ध साहित्य है। ठीक, तो यहाँ पर जो है चारों जो है साहित्य से संबंधित हैं, और चारों जो है वो किसी न किसी के राज्य, मतलब कि जितने शासक हैं उनके राज्यों के बारे में, महाजनपदों के बारे में ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम ऑप्शन ऑल के साथ, यानी कि अगर आप बीपीएससी में बैठने वाले हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई, आप उसके साथ जाएंगे। ठीक, ये चारों जो यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, इनका हम बता दिए कि किस धर्म से संबंधित हैं, आप उन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली सल्तनत की है? ऑप्शंस हैं चिश्ती का मकबरा, माठे की मस्जिद, मोती मस्जिद या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए जो है चिश्ती का मकबरा, ये फतेहपुर में है, जो कि मुगल काल का है। ठीक, ये कहाँ है? फतेहपुर, ये मुगल काल का था। ये तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी आपका है माठे की मस्जिद, ये लोदी वंश से संबंधित है, यानी कि दिल्ली सल्तनत, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। मोती मस्जिद, ये जो है एक लाल किला में भी है, के अंतर्गत अंदर में बनाया गया है, उसके प्रांगण में। ठीक, जो औरंगजेब के द्वारा, और आगरा में जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका मुगल काल, तो ये भी एलिमिनेट। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है, ये भी दिल्ली सल्तनत। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के साथ। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध किस कार्य से है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793। ठीक, तो इनका जो कार्यकाल है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं ऑप्शंस में से। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, बेल्लोर विद्रोह, सहायक संधि और चार्ल्स डिकेंस द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। तो देखिए ऑप्शन ए जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बेल्लोर विद्रोह जो है वो जॉर्ज बेली के समय हुआ था। ऑप्शन सी जो है सहायक संधि, यानी कि सब्सिडी लाइन्स, ये लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ था। और चार्ल्स बिल्किंस के द्वारा जो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक, तो ये पूछे जाते हैं कि चार्ल्स विकिंस का के द्वारा जो है गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था किनके शासनकाल में? तो वो वारेन हेस्टिंग्स, याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरता है? बिहार, उड़ीसा, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो देखिए कर्क रेखा जो है वो बेसिकली 8 स्टेट्स, यानी कि इंडियन स्टेट से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है त्रिपुरा, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ये 8 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल हुआ था? ऑप्शन है अखंडता, मातृत्व, भातृत्व यानी कि फैटर्निटी, संप्रभुता या फिर समानता।
तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इंटीग्रिटी, सेक्युलरिस्ट और सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था। तो इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, सेक्युलरिज्म यानी कि और ऑप्शन सी जो है आपका, सॉरी यहाँ पर जो एक और वर्ड जोड़ा गया था वो था सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, बाकी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कि कौन सा राज्य पहले गठित हुआ है आपको उसके क्रम के अनुसार यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है और गोवा है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1953 में हुआ था, महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था, नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, और जो गोवा है वो उसे हम लोगों ने पुर्तगालियों से लिया था 1961 में, लेकिन राज्य का दर्जा इसे 1987 में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर पहले आएगा आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर नागालैंड और तब जाके गोवा, यानी कि 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप इन्हें जो है क्रम के अनुसार अरेंज कर लें। अगर आप बीपीएससी में बैठेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, तो आप उसके साथ जाएंगे। ठीक, तो इनका जो है अच्छे से ईयर जो है याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? नहीं होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 20। तो देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 जो है वो एलिमिनेट नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है। आर्टिकल 21 जो है वो है प्रांत और दैहिक की स्वतंत्रता का रक्षक। ठीक, और ऑप्शन बी जो है वो है अपराधों के समय दोष सिद्धि का संरक्षक। तो ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ये निलंबित नहीं होते हैं, जब भी आपातकाल आएगा तो ये दोनों आर्टिकल नहीं एलिमिनेट होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे कौन सा अदिश राशि है ये आपसे पूछा गया है? जड़त्व, आघूर्ण, ऊर्जा, तनाव या फिर अपवर्तक सूचकांक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ऊर्जा, यानी कि एनर्जी जो है एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के नियम के पहले नियम से संबंधित है, यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उससे संबंधित है? रॉकेट का मोशन, तैराकी, बंदूक की गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, जब कार अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जब कार अचानक से शुरू होती है तो यात्री जो उनमें बैठे होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक, बाकी जो यहाँ पर आपको गिवन ऑप्शंस हैं, रॉकेट का मोशन, तैराकी, बंदूक की गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, तो ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये न्यूटन के थर्ड लॉ हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो ये थर्ड लॉ है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। केसिका का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या फिर गोल्गी बॉडी। तो देखिए सुसाइडल बैग जो है वो कहा जाता है ऑप्शन ए, यानी कि लाइसोसोम को। ठीक, यानी कि आत्महत्या की थैली। बाकी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह जिसका क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था। ठीक, नाभिक यानी कि जो नेक्यूलस होता है उसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। ठीक, तो आप याद कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर, नाभिक यानी कि कंट्रोल रूम, और लाइसोसोम सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए का संरचनात्मक मॉडल किसने दिया था? फ्रेडरिक मिथर, ग्रेग जॉनसन मेडल, थियोफेस्टस, वाटसन एवं क्रिक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का संरचनात्मक मॉडल दिया था। और यहाँ पर बाकी ऑप्शंस जो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका ग्रेग मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और थियोफ्रेस्टर्स को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। ठीक, तो ये नाम याद कर लीजिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेग मेंडल और थियोफ्रेस्टर्स फादर ऑफ बॉटनी। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का संरचनात्मक मॉडल दिया था। क्वेश्चन 12, शैवाल और कवक उदाहरण है थैलोफाइटा के, फेरोमैगन के, ब्रायोफाइटा के या फिर टेरोफाइटा के। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शैवाल और कवक जो है वो थैलोफाइटा के उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, डैन डेविड पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं पद्मनाभन गोपालन, संजय सुब्रमण्यम, राता इसुजाकी और गीता सेन। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, गीता सेन जो है वो उनको डैन डेविड पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है।
आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीएससी अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, आप वहां पर से जाकर उसे ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ आपको वहीं पर अवेलेबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन 15, भारत का पहला हस्तशिल्प गांव प्रस्तावित है? आगरा, लखनऊ, मधुबनी या फिर पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आगरा में जो है भारत का पहला हस्तशिल्प गांव प्रस्तावित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, तीसरा विश्व आलू सम्मेलन 2020 जनवरी में कहाँ आयोजित हुआ है? भागलपुर, लखनऊ, पटना या फिर गांधीनगर। तो देखिए तीसरा आलू विश्व सम्मेलन जो कि जनवरी 2020 में आयोजित हुआ है वो हुआ था गांधीनगर में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान है? दूसरा, पहला, चौथा या फिर तीसरा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान जो है दूसरा है। अगर आपसे पूछा है कि जूट उत्पादन में पहला स्थान किसका है तो ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का। ठीक, क्वेश्चन 18, विश्व की सबसे लंबी सतत पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, हिमालय या फिर अल्पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है एंडीज पर्वत जो है वो विश्व की सबसे लंबी सतत पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्यकारी और न्यायपालिका का पृथक्करण होता है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो जुडिशियरी होते हैं उनका पृथक्करण किस आर्टिकल में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 32, आर्टिकल 50, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 45। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कार्यकारिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है, वो आर्टिकल 50 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 20, कैग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कैग की नियुक्ति जो है वो होती है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है और कैग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 148 में है। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 21, रक्तचाप मापने का यंत्र का क्या नाम है? बैरोमीटर, एक्टोमीटर, एस्फेग्नोमीटर, टोकोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एस्फेग्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, वॉशिंग मशीन किस नियम की पर काम करता है? बिखराव बल के सिद्धांत पर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग, विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, केंद्राभिमुख शक्ति के सिद्धांत पर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए जो वॉशिंग मशीन होता है वो गोल 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 घूमता है। ठीक, ये जो है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान निर्माण के समय कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी एम राव अम्बेडकर या फिर बी एन राव। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, संविधान निर्माण के समय कानूनी सलाहकार जो थे वो थे बी एन राव। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 24, चिनूक क्या है? उत्तरी अमेरिका का सर्द हवा, पश्चिमी एशिया का धूल भरी आंधी, अफ्रीका की जनजाति, प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा। तो देखिए चिनूक जो है वो धूल भरी आंधी है, कहाँ की? पश्चिमी एशिया की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चिनूक क्या है? एक धूल भरी आंधी पश्चिमी एशिया की। क्वेश्चन 25, बजट 2020-2021 के अनुसार विवाद से विश्वास योजना का संबंध है। विवाद से विश्वास बजट 2020-21 के अनुसार क्या है? एफडीआई, बैंकिंग, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, यानी कि एफडीआई, बैंकिंग, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष कर। ठीक, क्या है? विवाद से विश्वास जो है वो डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है यानी कि प्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक, तो ये है डे 7 का इंपॉर्टेंट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो लेसन अगर इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन में। थैंक यू।